वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहें कहने का मतलब 2500 प्लस कॉमर्स के जो एमसीक्यूज हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे यूपी पीजीटी हो, टीजीटी हो, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी जो भी है, एनटीए, नेट एंड जेआरएफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से, ये मेरा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। आगे भी इस तरीके के कई वीडियोज़ आएंगे। मैं 2500 प्लस क्वेश्चन अपनी इस सीरीज़ में कराऊंगा कवर, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं खासकर नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो बात करने वाले हैं जो लोग चैनल पर नए हैं और तैयारी करना चाहते हैं नेट जेआरएफ की कॉमर्स सब्जेक्ट से, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलने वाला हूं। ठीक है, आज ये जो जनरल खासकर पीजीटी वगैरह के लिए एक वीडियो है, पहला वीडियो मेरा। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। आने वाली वीडियो में सभी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस भी हम करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हम करेंगे। कहने का मतलब 2500 प्लस, अगर मैं कहूँ तो 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा अपनी वीडियोज़ के माध्यम से। और इन सभी का जो पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं सेंड कर दूँगा सभी पीडीएफ्स। ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक कोई आगे हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन है, हम केवल सीधे सीधे क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्रबंधकीय लेखाविधि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। प्रबंधकीय जो लेखाविधि शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग कब किया गया था? उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखाविधि है विषयगत, कहने का मतलब सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधकीय जो लेखा विधि होती है वो केवल सब्जेक्टिव होती है। कैसी होती है? सब्जेक्टिव। क्लियर। आगे हम बात करेंगे, प्रबंधकीय लेखांकन संबंधित है। प्रबंधकीय लेखांकन किससे संबंधित है? प्रबंधकीय लेखांकन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 दिए हुए हैं। लेखांकन समूहों के अभिलेखन से, लागत समूहों के अभिलेखन से, लेखांकन समूहों के प्रस्तुतिकरण से, या इनमें से सभी से। तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंट में क्या होता है, लेखांकन समूहों का जो क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा ना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है। आगे हम बात करें, आगे बात करने वाले हैं क्या है, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग होता है वैधानिक रूप से बाध्यकारी, अनिवार्य या ऐच्छिक। डी ऑप्शन है, कुछ उपक्रमों के लिए अनिवार्य और कुछ के लिए ऐच्छिक। तो आप सभी को पता होगा प्रबंधकीय लेखांकन का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? ऐच्छिक होता है। क्या होता है? ऐच्छिक होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्या है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखाविधि अत्यधिक सचेत है। कहने का था, मैनेजमेंट अकाउंट इज हाईली सेंसिटिव टू, किसके लिए सेंसिटिव है? सरकारी आवश्यकताओं के प्रति, विनियोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति, प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति, इनमें से सभी। तो मैनेजमेंट अकाउंट किससे रिलेटेड होगा? प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधकीय लेखाविधि प्रबंध की सहायता करती है। प्रबंधकीय लेखाविधि किसमें सहायता करती है? केवल नियोजन में, केवल निर्देशन में, केवल नियंत्रण में, नियोजन, निर्देशन या नियंत्रण, सभी में। तो आप सभी को पता होगा प्रबंध के कितने कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं? ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सब के किसके अंतर्गत आते हैं? मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे है, नेक्स्ट की बात करें, क्या है, देखिए 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबंधकीय लेखाविधि का उपकरण नहीं है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, डिसीजन अकाउंटिंग। तो इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? उस ऊपर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें,
नहीं है तो कौन सा नहीं होगा, देखेंगे आप, ये होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सही आंसर हो जाएगा। प्रबंधकीय लेखांकन मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है प्रबंधकीय लेखांकन? प्रबंधकीय लेखांकन हमारा संबंधित है किससे? चयन की समस्या से, कारण परिणाम संबंधों से, व्यवहारों के अभिलेखन से। तो आपको पता है चयन की समस्या, कारण परिणाम संबंधों दोनों तथा ए तथा बी दोनों से, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है प्रबंधकीय लेखांकन विधि एक फ्रेमवर्क है, हम फ्रेमवर्क है लेखांकन के लिए, लागत लेखांकन के लिए, निर्णय के लिए, प्रबंध के लिए, किसके लिए है? निर्णय के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा के प्रवर्तक हैं, कौन है विचारधारा के प्रवर्तक? जे.एच. ब्लिस, जे.एच. ब्लिस। प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं जे.एच. ब्लिस। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण शब्द में शामिल है, वित्तीय विवरण शब्द में क्या शामिल होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट, क्या शामिल होता है इसमें? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप होता है समतल, लंबवत, लंबवत तथा समतल दोनों, या समतल एवं लंबवत, ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, तो आप सी, इस डी ऑप्शन को काट दीजिए, कहने का मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समतल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों सेम, कहने का मतलब आर्थिक चिट्ठी का जो प्रारूप है, दो तरीके के चिट्ठे होते हैं, आपने देखा होगा पहले कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अलग क्या होता था, उसका जो प्रारूप था वो हॉरिजेंटल होता था। अभी कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार जो आपका बैलेंस शीट बनाई जाती थी वो हॉरिजेंटल, और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो बनाई जाती है वो वर्टिकल, ठीक है, अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार। क्लियर। आगे चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है चालू संपत्ति में? चालू संपत्ति देखिए, चालू संपत्ति क्या होती हैं जिनको 1 वर्ष के अंतर्गत किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? कैश में कन्वर्ट कर, कहने का मतलब कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसी संपत्तियों को चालू संपत्तियां कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसिव हो गया, कार क्या है हमारी एक लॉन्ग टर्म असेट्स है, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कार हो जाएगा। लाभ हानि खाता के नाम से जाना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अर्जन विवरण खाता, आय विवरण खाता, क्रियाकरण विवरण खाता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, वित्तीय विवरण की सारांश प्रस्तुत करते हैं, खातों का, संपत्तियों का, दायित्वों का, उपरोक्त सभी का। तो वित्तीय विवरण किसका सारांश प्रस्तुत करते हैं? अकाउंट्स का। क्लियर। वित्तीय विवरण होते हैं अनुमानित तथ्य, प्रत्याशित तथ्य, अभिलिखित तथ्य, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से होते हैं? अभिलिखित तथ्य होते हैं। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। क्लियर। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज विश्लेषण के नाम से जाना जाता है, क्षैतिज विश्लेषण के नाम से जो जाना जाता है, गतिशील विश्लेषण, कालमाला विश्लेषण, अंतर फर्म विश्लेषण, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। लंबवत विश्लेषण जाना जाता है, लंबवत विश्लेषण को गतिशील विश्लेषण, स्थिर विश्लेषण, आंतरिक विश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्थिर विश्लेषण। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है। एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है आंतरिक विश्लेषण का, बाह्य विश्लेषण का, लंबवत विश्लेषण का, क्षैतिज विश्लेषण का। कहने का मतलब इसका जो राइट आंसर होगा बाह्य विश्लेषण, एक्सटर्नल एनालिसिस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं, प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं कौन से में? प्रायोगिक विश्लेषण में, स्थैतिक विश्लेषण में, क्षैतिज विश्लेषण में, या लंबवत विश्लेषण में। तो इसका राइट आंसर होगा स्थैतिक विश्लेषण में। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय की प्रवृत्ति को इंगित करती है, लाभदायकता, निष्पादन क्षमता, वित्तीय स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो वित्तीय विवरणों की जो तुलना है व्यवसाय की निष्पादन क्षमता, लाभदायकता और वित्तीय स्थिति, उपरोक्त सभी को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है क्या है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में क्या शामिल होता है? वित्तीय विवरणों में
को शामिल किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट भी कहते हैं, बैलेंस शीट को, या ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब सभी। तो आपको बताया वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल होता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, बैलेंस शीट भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर। आगे नेक्स्ट स्कंद आवर्त अनुपात है। तो आपको मैंने पढ़ाया है रेशियो एनालिसिस की पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है मेरे चैनल पे जाके, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाके आप सर्च कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस के नाम से, पूरा डिटेल से चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, तो बात करते हैं स्कंद आवर्त अनुपात। हम बात कर रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसा रेशियो होता है, लिक्विडिटी रेशियो बिल्कुल गलत, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बिल्कुल गलत, शोधन क्षमता सॉल्वेंसी रेशियो बिल्कुल गलत। क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो, जिसे हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यदि संचालन अनुपात 70% है तो शुद्ध लाभ अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जब संचालन अनुपात एक चैप्टर पढ़ाया था बीपी, जिसमें पीवी रेशियो में बताया था, वीसी रेशियो दिया हो तो 1 - पीवी रेशियो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर पीवी रेशियो निकालना है तो 1 - वीसी रेशियो कर सकते हैं। इसी प्रकार नेट प्रॉफिट रेशियो में निकालना है तो आप कर सकते हैं 1 - यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो। तो कहने का मतलब 1 का मतलब 100 हो गया, और ये 70% को कैसे लिखोगे, 70/100। तो कैलकुलेशन करोगे अर्थात 30% आ जाएगा। राइट आंसर हमारा विल भी कितना होगा, 30%। चालू अनुपात का आदर्श स्तर, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है डिटेल से, उन वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। चालू अनुपात का आदर्श स्तर कितना होता है, 2:1। तरल या त्वरित संपत्ति, लिक्विड असेट्स के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है। लिक्विड असेट्स बराबर क्या होती हैं, करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कहीं आपको दिख रहा होगा करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर। आगे कहने का मतलब लिक्विड असेट्स कौन सी होते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर सभी करंट असेट लिक्विड असेट्स होती हैं। आवर्त अनुपात प्रबंध सहायता करते हैं, किस में सहायता करते हैं, आवर्त अनुपात प्रबंध संसाधनों के प्रबंध में, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, वित्त का नियोजन करने में, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में। अगला क्वेश्चन है तरल संपत्तियों में कौन शामिल नहीं है। तरल संपत्तियां मैंने अभी आपको बताया था, स्टॉक जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर सभी करंट असेट्स क्या होती हैं, लिक्विड असेट्स होती हैं। तो इन्वेंट्री क्या होगा हमारा, इन्वेंट्री विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देनदार दिए हुए 40,000, प्राप्य विपत्र 20,000, वर्ष की उधार बिक्री 2,40,000, औसत वसूली अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। मैंने आपको बताया था एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर होता है, देखें एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर होता है क्या, आपको पता है, मैंने बताया था आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसे हम डेटर टर्नओवर रेशियो का विपरीत फॉर्मूला जिससे बोलते थे, एवरेज कलेक्शन पीरियड वहाँ होता था एवरेज डेटर या ट्रेड रिसीवेबल अपॉन होता है क्रेडिट सेल, ठीक है, इनटू महीनों में निकालना है तो 12 का गुणा करेंगे, और दिनों में निकालना है तो 365 का। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल देखा हमने कितना था, क्वेश्चन में हमने देखा कि कितना है, 40,000, कितना है 40,000 देनदार हैं, प्राप्य विपत्र 20,000, तो दोनों को जोड़ लेंगे 60,000 ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, 2,40,000 हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट सेल हो जाएगी। हमें आंसर जो दे रखे हैं वो महीनों में दे रखे हैं, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे 60,000 अपॉन 2,40,000 इंटू 12, तो 6 चौक 24, 4 तिया 12, अर्थात 3 मंथ। तो इसका हमारा राइट आंसर कितना होगा, 3 मंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है, तरलता लिक्विडिटी की जो सबसे कड़ी जांच होती है, करंट रेशियो बिल्कुल नहीं, क्विक रेशियो बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो पूर्ण तरलता अनुपात इसका राइट आंसर होगा। अगला है अनुपात जितना ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह कहाँ लागू नहीं होता, तो ये कहाँ लागू नहीं होता, संचालन अनुपात में ये लागू नहीं होता, ठीक है। अगला है देनदारों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटर
क्या कर सकता है? चालू अनुपात को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। चालू अनुपात को घटाता है? ये भी नहीं है। तो राइट कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटर क्या होगा? चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का कलेक्शन ऑफ डेटर हो तो उसके चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो करंट असेट्स बढ़ेगी ना करंट असेट्स बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन है ब्याज एवं कर के पश्चात लाभ का प्रयोग पर प्रत्यय की गणना में किया जाता है। ब्याज एवं कर के पश्चात कहने का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस में किया जाएगा? टोटल असेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा शेयर होल्डर फंड। अगला क्वेश्चन है चालू अनुपात 2.7:1, त्वरित अनुपात 1.8:1, चालू दायित्व 60,000, स्कंद का मूल्य क्या होगा? तो जानते हैं इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखें, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है? दिया है करंट रेशियो 2.7:1। ठीक है, आगे लिक्विड रेशियो जिसे हम क्विक रेशियो बोलते हैं 1.8:1। तो हम कैसे, हमसे पूछा स्टॉक, करंट लायबिलिटीज हमारे पास दे रखी हैं 60,000, हमसे पूछा स्टॉक बताइए। तो स्टॉक बराबर क्या होता है? आपको पता है स्टॉक बराबर अगर हम निकालें, स्टॉक कैसे निकालेंगे? स्टॉक के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, लिक्विड असेट्स बराबर क्या होता है? करंट असेट माइनस स्टॉक। तो स्टॉक बराबर क्या हो जाएगा? करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स। तो देखेंगे हम यहाँ पे करंट असेट्स, आपको पता है करंट रेशियो बराबर क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये तो 2.7 गुना है, ये वन टाइम है। ऐसे लिक्विड रेशियो बराबर क्या होता है? लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड सॉरी करंट लायबिलिटी। तो ये कितना गुना दे रखा है? 1.8 टाइम दे रखा है। तो आपको देखें करंट असेट्स जो कितने टाइम है? 2.7 टाइम, और ये कितने टाइम है? 1.8 टाइम। तो 2.7 में से 1.8 को माइनस करेंगे, 2.7 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 0.9 टाइम। कितना? 0.9 टाइम। तो जो स्टॉक है हमारा वो कितना आ जाएगा? स्टॉक आ जाएगा 0.9 टाइम। ठीक है, हमारी करंट लायबिलिटी कितनी है? 60,000। 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 54,000, हमारा इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, क्या है देखो, 54,000 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है संचालन अनुपात है। आपको पता है संचालन अनुपात कैसा अनुपात है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो, इनमें से कोई नहीं। तो संचालन अनुपात इज ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कैसा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, नेट प्रॉफिट रेशियो हो, और आपका ऑपरेटिंग रेशियो हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, सब किस में आते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात होता है। आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है। क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1:1। सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है? ये अभी मैंने आपको बताया है, रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर पढ़ाया है मैंने उसमें बताया हुआ है। तो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो हमेशा परसेंटेज में ज्ञात किए जाते हैं। सामान्यतः किस अनुपात की गणना गुणा में की जाती है? गुणा टाइम्स में कौन से निकाले जाते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो, डेटर टर्नओवर रेशियो हो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हुआ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हुआ, ये सब किस में आते हैं? टाइम्स में आते हैं। तो ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? एक्टिविटीज रेशियो। बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे अगला क्वेश्चन है किस अनुपात में एक अवयव 1 में परिवर्तित किया जाता है? तो ये जो परिवर्तित करने की जो कंडीशन होती है, आपको पता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में, एक्टिविटी रेशियो किस में होते हैं? टाइम्स में होते हैं। तो सही राइट, 2 ऑप्शन गलत मिल गए, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वित्तीय स्थिति अनुपात। अगला क्वेश्चन है यदि वर्ष की शुद्ध बिक्री 2,50,000, नेट सेल 2,50,000, देनदार 50,000, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, क्या था? बात करें एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो हमें क्या दे रखे हैं? 50,000। ठीक है, 50,000 हो गया अपॉन नेट क्रेडिट सेल। जब हमें क्रेडिट सेल नहीं दे रखी हो तो नेट सेल को हम क्रेडिट सेल मान लेंगे। ये मान लेंगे कि पूरी बिक्री उधार बिक्री है 2,50,000 इंटू दिनों में ऑप्शन दे रखा है, हमें दिनों में दे रखा है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 365। तो 5 पंजे 25, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 73 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात कर
नेक्स्ट क्वेश्चन है विनियोग हो सकता है तो करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स या ए या बी कुछ भी। तो जो विनियोग है इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जो राइट आंसर होगा ए या बी कुछ भी हो सकता है, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी मद गैर चालू संपत्ति है। गैर चालू संपत्ति का मतलब है नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट क्या हो जाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं तो करंट असेट्स होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो क्या मानेंगे, इसको नॉन करंट असेट्स मानेंगे। क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि का परिणाम है। क्रय के कारण कहने का मतलब कोई चीज़ हमने खरीदी तो वो पूछा जा रहा है आपसे कि स्थायी संपत्ति में वृद्धि का क्या परिणाम होगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड को सोर्सेज ऑफ फंड कहने का मतलब पैसा आएगा या पैसा जाएगा। किसी वस्तु को जब हम खरीदेंगे तो का क्या होगा, फंड। तो राइट आंसर क्या होगा, कोष का प्रयोग। कहने का मतलब फंड का हमने यूज किया। अगला क्वेश्चन होगा व्यापारिक विनियोग का विक्रय संकेत करता है। कहने का मतलब सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सेल करेंगे किसी वस्तु को जब बेचेंगे तो क्या होगा, इनफ्लो होगा। कहने सॉरी पैसा आएगा, आएगा तो क्या होगा, सेल तो क्या होगा, सोर्सेज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए सोर्सेज ऑफ फंड। सी आंसर इसका हो जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है। जो फ्लो होता है वो किस में होता है, या तो करेंट असेट्स टू फिक्स असेट्स, कभी सेम में फ्लो नहीं होगा। करंट असेट टू करंट लायबिलिटीज में फ्लो नहीं होगा, फिक्स असेट टू फिक्स लायबिलिटीज में फ्लो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है अपोजिट कंडीशन में ही फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जैसे ये ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय, ऋण पत्र का निर्गमन क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, और ख्याति क्या है हमारी, ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रवाह नहीं होगा, कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगला है कोई फ्लो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का क्या अर्थ है। कोष का अर्थ होता है चल संपत्ति माइनस चल दायित्व, तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कोष प्रवाह होता है, कब होता है कोष का प्रवाह, लेनदारों को रोकड़ में भुगतान, कैश करंट असेट्स है, लेनदार क्या है, करंट लायबिलिटीज है, नहीं होगा। देनदारों से रोकड़ प्राप्ति, दोनों ही करंट असेट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। करंट नकद में मशीनरी क्या है, फिक्स असेट है, नकद क्या है, कैश। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे हम बात करते हैं देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का प्रवाह होता है, कोई फ्लो नहीं होगा देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का। अगला है बतलाइए निम्न में से कौन सा लेन देन कोष के प्रवाह को प्रभावित करता है। मैंने आपको अगला क्या है, दोनों चालू खातों को प्रभावित करने वाला एक लेन देन। चालू खातों में कभी भी नहीं होगा। चालू और गैर चालू खातों को प्रभावित करने वाला लेन देन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फ्लो कहाँ होता है, अपोजिट कंडीशन में ही फ्लो होगा, एक चालू हो दूसरा गैर चालू हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्पकालीन प्रतिभूतियों में विनियोग का विक्रय है। सेल हुआ, सेल जब किसी वस्तु को सेल करते हैं तो पैसा आएगा। सोर्सेज हुआ तो सोर्सेज हमारा क्या हो जाएगा, ए सोर्सेज ऑफ फंड। क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेंट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा व्यवहार कोषों का उपयोग नहीं माना जाता। कोषों का उपयोग का मतलब यूजेज। ठीक है, परिचालन से हानि, दूसरा है लाभांश का नगद भुगतान, तीसरा है पूंजी का नगद में शोधन, चौथा है नगद के लिए स्थायी संपत्ति का विक्रय। तो सेल हुआ, क्या हुआ, यूजेज थोड़ी नहीं है, उसने पूछा है कोषों का उपयोग का मतलब यूजेज। देखिए परिचालन से हानि, लॉस ऑफ, ये क्या है, ये भी क्या है, लॉस हुआ हमें। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लाभांश का नगद भुगतान, ये भी नहीं है, ये भी यूजेज में ही आते हैं। पूंजी का नगद में शोधन, ये भी किस में आएगा, यूजेज में, जबकि सेल क्या आएगा, हमारा सोर्सेज है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे है फंड की उत्पत्ति का मतलब सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आ सकता है, चालू संपत्तियों स्थायी संपत्तियों के मध्य लेन देन, बिल्कुल सही है, चालू संपत्तियों और स्थायी संपत्ति। बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं। चालू संपत्तियों एवं स्थायी संपत्तियों के मध्य लेन देन से ही हमारा क्या होगा, फंड उत्पन्न हो सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए इन तीनों की आवश्यकता हमको होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ अबव।
ऑल द अबव। रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की मदद दर्शाई जाती है। इंटरेस्ट कहाँ कहाँ दिखाया जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो आपको पता है इंटरेस्ट जो दिखाया जाता है इन्वेस्टिंग में भी दिखाया जाता है और फाइनेंशियल में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी एंड सी। निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? रोकड़ अंतर्वाह का मतलब इनफ्लो। इनफ्लो कब होता है? संपत्तियां कम हो, लायबिलिटीज बढ़े, तो क्या होगा? इनफ्लो होगा। संपत्तियां कम हो, लायबिलिटीज बढ़े, कहने का मतलब हमारे पास संपत्तियां कम होंगी, ठीक है, लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा? इनफ्लो। जैसे देन डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो ये क्या है? करेंट असेट्स में क्या हुई? कमी हुई। संपत्तियों का मतलब करेंट असेट्स से है मेरा। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? इनफ्लो होगा, ठीक है। अंशों का निर्गमन, पैसा क्या हुआ? शेयर बेचेंगे, ठीक है, तो पैसा आएगा, ये भी क्या होगा? इनफ्लो होगा। लेनदारों में कमी, लेनदारों में कमी होगी, क्रेडिटर कम होंगे तो उनको पेमेंट किया गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसको छोड़िए। स्थायी संपत्तियों की बिक्री, सेल किया, पैसा आया, तो देखिए 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें पैसा कम आ रहा है और एक कंडीशन ऐसी है लेनदारों में कमी जिसमें पैसा जा रहा है, तो ये क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेनदारों में कमी, ठीक है। आगे, अगर ये लेनदारों में वृद्धि होता तो ये हमारा क्या हो जाता? ये भी हमारा राइट आंसर हो जाता। निम्न में से कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है? बहिर्वाह का मतलब अपोजिट कर लीजिए। संपत्तियों में वृद्धि हो, चालू संपत्तियों में वृद्धि हो, चालू संपत्तियों में कमी हो, तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, पेबल का मतलब क्या हो गया? पेबल का मतलब हो गया आपके क्रेडिटर, ठीक है। तो रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, नहीं है का क्या मतलब? हाँ, तो हम बात कर रहे थे, अगला है व्यापारिक इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कहने का मतलब असेट्स, करंट असेट्स बढ़ जाएं और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, तो क्या होता है? आउटफ्लो। तो यहाँ पे हमारा पहला ही जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, अगर लेनदार बढ़ जाएंगे तो पैसा आउटफ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यही आंसर आपका है, चौथे का ए है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन जानेंगे। पूर्वदत्त व्यय की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है। पूर्वदत्त व्यय की जो राशि है उनमें अगर वृद्धि होगी, किसी भी प्रकार के एक्सपेंस में वृद्धि होगी, तो कैश की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट इन राइट आंसर, डिक्रीज इन कैश। क्लियर। आगे क्या है अगला क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। किस पर आधारित है रोकड़ प्रवाह विवरण? रोकड़ प्रवाह विवरण जो आधारित है वो किस पर है? लेखांकन के रोकड़ आधार पर। किस पर? कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग पर आधारित है रोकड़ प्रवाह विवरण। AS 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना आदेशात्मक है। किसके लिए जरूरी है? AS 3 के अनुसार सभी उपक्रमों के लिए, स्कंद विपणि पर सूचित कंपनियों के लिए, 50 करोड़ से अधिक बिक्री वाले उपक्रमों के लिए। तो जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनके लिए आवश्यक है, और दूसरा है 50 करोड़ से अधिक का टर्नओवर वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए भी आवश्यक है। तो तुम्हारा जो आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने 50 प्लस क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। समथिंग 55 या 60 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार मैं 2500 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा आपके, ठीक है। अभी ये केवल सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं नेट एग्जाम में, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आए होंगे उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे, ठीक है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं नेट JRF की, यूपी PGT हायर एजुकेशन जो भी है, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था आगरा यूनिवर्सिटी में PhD जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हैं जिस विषय से भी आप PhD करना चाहते हैं, जिस विषय के भी आप छात्र हैं। कॉमर्स वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं, वो भी अपना, जो लोग PhD नहीं है PhD करना चाहते हैं तो आप PhD वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास सुनहरा अवसर है, फॉर्म भरिए, अगले महीने एग्ज़ाम होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम बात करेंगे आपसे फिर से, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत समय नेट की 2022 के लिए, तब तक हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कराएंगे इसमें।
हिंदी मीडियम में ये क्लासेज रहेगी आपकी, ठीक है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसका चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।